नमस्कार, देश हित में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। 9 दिन हो गए और अभी खुदाई आधी भी नहीं पहुंची। जी हां, अभी खुदाई आधी भी नहीं पहुंची है। संभल से 30 किलोमीटर दूर रहस्य का एक ऐसा सेंटर मिला जहां भाईजान का अवैध कब्जा था। चंदौसी की 250 साल पुरानी बावड़ी की गहराई के साथ साथ कब्जे की नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। एक ऐसा घर मिला है जिसके नीचे वो प्राचीन बावड़ी है। बावड़ी का आखिरी छोर जहां है वहां गुलजान नाम की एक महिला का घर है। अब सवाल है कि क्या बावड़ी को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए उस घर पर योगी का बुलडोजर चलेगा? मैदान के बीच सीढ़ियां, यह हिस्सा नजर आ रहा है बावड़ी का। इसके ऊपर से पूरी सड़क यहाँ से गुजर रही थी। सीढ़ियों से उतरते ही धरती के नीचे रहस्य लो। ये मकान बना है और इस मकान के ठीक नीचे से भी एक रास्ता जो है यहाँ पर जा रहा है। हर दीवार पर इतिहास के निशान दिख रहे हैं। हमने तो बुनियादें भरी हुई ली थी। हमें क्या पता, हमारे तो उनके पापा भी नहीं, हम क्या करेंगे। ये है वो बावड़ी जिसकी खुदाई बीते 9 दिनों से चल रही है। बावड़ी की खुदाई जितनी गहराई तक पहुंच रही है, संभल के करीब चंदौसी में इस बावड़ी के इतिहास की तस्वीर अब साफ हो रही है। बावड़ी के अंदर बने कमरे प्राचीनता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। इस पूरी बावड़ी को खाली करने में कई दिन लग सकते हैं, करीबन 1 महीना भी लग सकता है। और इसी के साथ जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पर जो आवाज है वो भी गूंजने लगी है। पहले आवाज यहाँ पर नहीं गूंज रही थी। उसकी बनावट को अगर आप देखेंगे, यहाँ जो आले बने हैं इनकी बनावट को अगर आप देखें, इनको समझे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितनी खूबसूरती के साथ में, एक नक्काशी के साथ में इसको बनाया गया है। बावड़ी की खुदाई अब वहां तक पहुंच गई है जहां से आसपास के घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। प्राचीन बावड़ी 400 वर्ग मीटर में बनी हुई है, लेकिन अवैध कब्जे के कारण अब सिर्फ 210 वर्ग मीटर रह गई। बाकी के 200 वर्ग मीटर पर कब्जा हो चुका है। उस कब्जे वाले हिस्से पर घर बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं। ठीक सामने देखिए, ये मकान बना है और इस मकान के ठीक नीचे से भी एक रास्ता जो है यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि रास्ता इस बावड़ी की जो ईंटें देख रहे हैं, जो उसकी बनावट देख रहे हैं, इसके नीचे से, मकान के नीचे से ये रास्ता जाता हुआ, यानी कि नीचे भी बावड़ी के ऊपर जो है मकान यहाँ पर बन गए हैं। और ये करीब 400 वर्ग मीटर में जो बावड़ी है वो बनी हुई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें कि इस एरिया में भी यहाँ पर भी खुदाई की जाएगी, इस पूरे एरिया को देखा जाएगा। प्राचीन बावड़ी के ऊपर लोगों ने घर बना लिया है। यहाँ तक बावड़ी को पाट कर कॉलोनी की सड़क भी बना दी गई। अब प्रशासन ने सड़क तो खुदवा दिया। सवाल है कि क्या जिस घर के नीचे बावड़ी का हिस्सा जा रहा है उसकी भी खुदाई हो? बावड़ी से सटा हुआ घर है गुलनाज का। गुलनाज ने साल 2010 में यहाँ जमीन खरीद कर घर बनवाया था। अब घर के नीचे बावड़ी मिलने से वो सदमे में। इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनके घर पर बुलडोजर न चल जाए। आपको इससे पहले पता था कि बावड़ी के ऊपर आपका मकान है? नहीं, कभी नहीं पता। ये पता था कि ये पार्क की जगह छोटी पड़ी है। सब यही कहते थे कि पार्क की जगह छोटी हुई है, 300 गज का प्लाट। बाकी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, आपने ये जमीन कौन से सन में खरीदी? कितने की खरीदी थी आपने? 2010 में खरीदी थी, 3,60,000 की। गुलनाज ने लाखों रुपए देकर जमीन खरीदी। उनका दावा है कि उन्हें नहीं पता था कि उस जमीन के नीचे प्राचीन बावड़ी। प्रशासन अब गुलनाज से घर के कागजात मांग रही है। सवाल है कि बावड़ी को कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या बुलडोजर चलेगा या आसपास रहने वाले लोग खुद से ही बावड़ी के ऊपर से कब्जा हटा ले? उस शख्स पर कोई कार्रवाई होगी जिसने बावड़ी को छिपाने की कोशिश की। मोहल्ले के अंदर बावड़ी मिली, लेकिन आसपास के लोग अब भी उस बावड़ी पर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो है खेले करते। अच्छा जी। 60 में हम यहाँ करते, 63 में ऐसे खेले करते यहाँ पे। कुछ ना कहेंगे, ये जो भी कुछ दिख रहा है खाली बस।
वो उसमें थोड़ी सी दीवार है, वो उसमें कोई सुरंग फुरंग थोड़ी है कुछ भी। शायद इन लोगों को नहीं पता कि इस बावड़ी का इतिहास कितना पुराना है। उन्हें चंदौसी में रहने वाले शख्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पहले यहाँ हिंदू आबादी थी। यहाँ से तो पहले कैथल गांव यहाँ नज़दीकी है, वो यहाँ से पुराना है। ये एक टीला था, यहाँ राजा महाराजाओं के घुड़सवार और ये बंजारे रुकते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ पे एक टीला था, और जो नाला है आज की स्थिति में इसको झील बताया करते थे कि ये झील है, जिसे आज नाले में परिवर्तन कर दिया गया है। और यहाँ जो कुछ मंदिर बने हुए हैं वो बंजारों के बनाए हुए हैं, और उन्होंने ही यहाँ कुएं वगैरह खोदे हैं बंजारों ने। इस तरह के हमारे बुजुर्ग बताते थे। चंदौसी के जिस इलाके में ये प्राचीन बावड़ी मिली वो इलाका मुस्लिम बहुल है। बावड़ी के आसपास रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों के घर हैं और सब के सब पिछले 10 से 15 सालों में बने। पूरा एरिया है, बड़े बड़े मकान यहाँ पर बने हैं। वहीं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि बावड़ी के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर रहती है, हिंदू आबादी बहुत कम है। और वहीं अगर चंदौसी की बात की जाए तो ये जो नगर है करीब 200 साल से पुराना नगर है, और यहाँ पर व्यापारी जो थे वो व्यापार करने के लिए आते थे। मुस्लिम बहुल इस इलाके में धीरे धीरे बावड़ी पर मिट्टी डालकर उसे पाट दिया गया और फिर आसपास इमारतें खड़ी कर दी गई। आसपास रहने वाले कुछ हिंदू परिवार कब्जे की क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। एक फ्लोर ऊपर था, एक फ्लोर ये इधर नीचे बस। अच्छा। और बाकी ये कुआं है। आसपास में सब मकान थे? नहीं, पहले तो खाली प्लॉट की जगह थी, खाली बस। अच्छा। खाली प्लॉट थी। खेती किसानी भी होती थी, और हम लोग जो है क्रिकेट वगैरह खेलते थे इधर। फिर ये लोगों ने मकान कैसे बन गए यहाँ पर? अब जिसकी जगह थी उन्होंने प्लॉटिंग कर दी। ये बावड़ी सहसपुर बिलारी राज परिवार के द्वारा 250 साल पहले बनवाई गई थी। अब राज परिवार ने अपनी संपत्तियों को अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। आदरणीय राजा साहब ने मुझे प्रतिनिधि अपना नियुक्त किया है, और जिस प्रकार की उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाली है, मेरा भी फर्ज है उनकी जो जमीनों पे और जो इस ऐतिहासिक धरोहर को जिन लोगों ने नष्ट किया है उन्हें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और उनकी जो अन्य जमीनें हैं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराना, जिन लोगों ने नाजायज तरीके से अवैध कब्जे कर रखी है। एक तरफ संभल में सनातन के प्राचीन मंदिर और कुएं मिल रहे हैं, तो उससे 30 किलोमीटर दूर चंदौसी में इतिहास के प्रमाण मिल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही इस पूरे इलाके की प्राचीनता अब सबके सामने आ रही है। संभल से सुनील सिंह के साथ नीरज गौर, जी न्यूज़। तो चंदौसी में रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है। वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक और प्राचीन बावड़ी भी मिल गई है। चंदौसी के गणेशपुर में भी बावड़ी विशाल परिसर में बनी हुई है। करीब 20 बीघा क्षेत्र में बनी बावड़ी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ विशाल सीढ़ियां बनी हुई हैं। बावड़ी परिसर में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है। शिव मंदिर के अलावा बावड़ी परिसर में बांके बिहारी जी मंदिर समेत 3 मंदिर मौजूद हैं। बावड़ी के चारों तरफ बने 100 से अधिक कमरे और प्राचीन मंदिर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशासन ने बावड़ी की फोटो और वीडियोग्राफी कराई है। बावड़ी के अभिलेखों की जांच की जा रही है। जांच के बाद जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और संभल में खुदाई से प्राचीन सनातन के अवशेष मिल रहे हैं। कब्जा हट रहा है तो मंदिर दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को प्राचीन मंदिरों का मिलना पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए उन्होंने खुदाई को लेकर योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि खुदाई करने पर मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग मिल जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। कानपुर का मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर कहने को तो मदरसा चलाता है, तालीम देता है, अनाथ बच्चों की मदद करता है, लेकिन इन सब की आड़ में मौलाना साइबर क्राइम का ऐसा नेटवर्क चलाता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, मौलाना का सिंडिकेट गुजरात से पश्चिम बंगाल तक एक्टिव था। पकड़े जाने से पहले मौलाना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। कानपुर वाला ये मौलाना साइबर ठगी करता कैसे था और पुलिस के हाथ मौलाना की गर्दन तक कैसे पहुंच गए, डिजिटल अरेस्ट के डर्टी गेम की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कानपुर में मौलाना ने कांड कर दिया। अकेले नहीं, अचानक नहीं, पूरी सोच समझ के साथ, पूरी प्लानिंग करके
साजिश का पूरा खाका खींचकर। तस्वीर देखिए, पुलिस ने दबोच लिया है तो शर्म के मारे मुंह पर मास्क चिपकाए हुए है। इन दोनों आरोपियों की करतूत आप जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे कि जिस टेक्नोलॉजी को आप लाइफ इजी करने का तरीका मानते हैं, उसी तकनीक के जरिए ये लूट करते हैं, डिजिटल लूट। कानपुर का मौलाना डिजिटल अरेस्ट का सरगना निकला। चैरिटी अकाउंट में साइबर ठगी का पैसा मंगवाता था। मौलाना के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। पूरे देश में मौलाना ने बिछाया था साइबर क्राइम का जाल। मौलाना काले धंधे का सिंडिकेट कैसे चलाता था, इसकी डिटेल देखें। उसके पहले उस मदरसे का बोर्ड देखिए जहां तालीम देने का दावा किया जाता है, कसीमुल उलूम एंड एकेडमी। और इसे चलाने वाले साइबर ठगी के सरगना मौलाना का नाम और सूबा भी जान लीजिए। नाम है मोहम्मद जावेद अख्तर, रहने वाला है बिहार का। अब जानिए कि मोहम्मद जावेद का दूसरा साथी कौन है। तो इसका नाम है मोहम्मद स्वाले। बीटेक किया, लेकिन रातों रात करोड़पति बनने का मन ऐसा चर्राया कि मौलाना जावेद अख्तर के साथ डिजिटल ठगी वाली क्राइम की दुनिया ज्वाइन कर लिया। उसे टेक्निकल सपोर्ट देने का काम अपने कंधों पर ले लिया, ये जाने बिना कि गर्दन कभी भी पुलिस दबोच लेगी। ये दोनों किस तरह से डिजिटल अरेस्ट समेत कई साइबर क्राइम को अंजाम देते थे, अब वो देखिए। मोहम्मद जावेद असल में एक सिंडिकेट का हिस्सा है। साइबर अपराध से जो पैसा आता था, मौलाना उसे मदरसे के चैरिटी अकाउंट में मंगवाता था। इसके बदले में 20 से 30% तक कमीशन काट कर बाकी रकम लौटा देता था। गुजरात के बड़ोदरा के एक कारोबारी से डिजिटल अरेस्ट करके 65 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उस ठगी की रकम का 32.5 लाख रुपया मौलाना के मदरसा वाले अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। कारोबारी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई तो मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। हम लोगों को इनके ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला था, तो पता चला कि इनका एक गैंग है जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल हैं और वर्तमान में अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी 32 लाख का मामला प्रकरण सामने आया है। इससे पहले जो है 60 लाख का भी ट्रांजैक्शन हुआ है। उस सब का डिटेल निकलवाया जा रहा है और उस पर विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। पुलिस की एक टीम मौलाना के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए काम कर रही है। मौलाना जावेद अख्तर कानपुर से लेकर बिहार तक में प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। अकाउंट के साथ ही उसकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। मौलाना का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और सीडीआर के साथ व्हाट्सएप कॉल की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर प्रयागराज से साधु संतों ने भी वक्फ की जमीन नापने का ऐलान किया है। यानी वक्फ बोर्ड के बुरे दिन शुरू हो गए। अगले महीने प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होगा। वहां धर्म संसद बैठेगी जिसमें विस्तार से वक्फ बोर्ड के खात्मे का प्लान तैयार किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के दावों पर विवाद होता रहा है, इसलिए संतों ने खुद ही वक्फ की संपत्ति नापने का फैसला कर लिया है। हमारी एक ही आवाज है, वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए और सनातन बोर्ड जो है उसका जो है गठन हो। 20-80 होना चाहिए। जो जमीन उनके पास है 20% उनको दी जाए, 80% जो है सनातन बोर्ड को दी जाए। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने वक्फ बोर्ड को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। संतों की 5 मांगे हैं। देश भर के संतों से वक्फ बोर्ड को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। संत समाज रिपोर्ट देगा कि वक्फ बोर्ड ने कहां-कहां हिंदुओं की जमीन, जायदाद और मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है। 27 जनवरी को महाकुंभ के दौरान धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया जाएगा। संतों की मांग है कि मनमानी करने वाले वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होता तो उसकी 80% जमीन सनातन बोर्ड को दे दी जाए। संतों का दावा है कि अगर उनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद ही अंतिम फैसला ले लेंगे और वक्फ बोर्ड को रहने नहीं दिया जाएगा।
वक्त जितना भी वो पूरा कब्जा कर रहा है, जहाँ जहाँ वो बोलता है, जहाँ जंगल है, जहाँ भी सिटी है, जहाँ भी वो चाहता है वो कब्जा कर रहा है। इसीलिए हमें जो सनातन बोर्ड को कब्जा नहीं करना है, हमें कोई ज़मीन नहीं चाहिए, हमें कोई लैंड नहीं चाहिए, हमें उनकी लैंड चाहिए जो उनके पास है, वो हम लेंगे। हाँ बिल्कुल, वक्त से देखिए जब उनको दिया गया है तो हमारा ये मानना है कि 20% उनको छोड़ दिया जाए, 80% जो है हमें सनातन बोर्ड को दिया जाए। यानी वक्फ की जमीन से ही सनातन बोर्ड बनेगा। बिल्कुल वहाँ से ही बनेगा, क्योंकि हम जो है हम भारत सरकार से ज़मीन नहीं मांगेंगे, हम उन्हीं की ज़मीन मांगेंगे जो उनके पास है, जो कब्जा किया है वो ज़मीन हमको दी जाए। वक्फ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की चेतावनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सनातनी संतों और साधुओं का सबसे बड़ा और ताकतवर संगठन है। इसमें सन्यासियों के मान्यता कुल 13 अखाड़े हैं। अब अखाड़ा परिषद ने आवाज उठाई तो प्रयागराज में वक्फ के खिलाफ माहौल बनने लगा। ये जो अखाड़ा कह रहा है इसका समर्थक हम साधु संत सभी कर रहे हैं, और जितने नागा हैं और जितने त्यागी हैं, हम त्यागी संप्रदाय से आते हैं, और बोर्ड वो खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये एक तौर से बिल्कुल चोरी है, इनको इतना ज्यादा छूट दे दी गई है, किसी भी संपत्ति पे अगर ये अपना दावा दायर कर दें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेना चाहिए, इस बात में हम सहमत है, साधु संतों के साथ है सब जी जान। संतों के फॉर्मूले पर जनता की राय आपने सुनी। क्या राजनीतिक दल भी अखाड़ा परिषद के साथ हैं? ये जानने के लिए हमने कांग्रेस से भी सवाल पूछा। जो कागज दुरुस्त हो, कब्जा दुरुस्त हो, सब कुछ हो, जब किसी की हो तो वो उसकी इच्छा से ही दी जा सकती, उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं दी जा सकती। अगर सचमुच वैधानिक रूप से वो वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वो किसी और को स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इसी हफ्ते महाकुंभ मेला क्षेत्र में वक्फ के खिलाफ पोस्टर लगे, जिन पर लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है? मतलब पहले साधु संतों ने पोस्टर लगाया और अब वो एक्शन में आ गए हैं। वक्फ की संपत्ति नापने की बात सामने आई तो मौलाना भी आवाज उठाने लगे। दावा किया कि वक्फ की जमीन माफिया के कब्जे में है और संत इन जमीनों से कब्जा हटाने में मदद करें। वक्फ की प्रॉपर्टी लगभग 90% के करीब तमाम प्रॉपर्टी माफियाओं ने घेर ली और अवैध कब्जे कर लिए। अगर संत माफियाओं से छुड़ाने में, अवैध कब्जे हटवाने में, वक्फ को सुरक्षित करने में सहयोग करेंगे तो हम भी संतों के साथ हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ संत समाज अपना कानून लाने की बात कहकर वक्फ बोर्ड पर दबाव बढ़ा रहा है और वक्फ बोर्ड के खिलाफ दो तरफा एक्शन ने भाईजान की टेंशन बढ़ा दी है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ 2025 के लिए निमंत्रण को लेकर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निमंत्रण पर सवाल उठाया है। अखिलेश ने कहा कि कुंभ में लोग तो अपने आप आते हैं, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी और यूपी के मंत्री देश के अलग अलग शहरों में कुंभ का निमंत्रण दे रहे हैं। ये निमंत्रण सभी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को भी दिया गया है। महाकुंभ 2025 के लिए योगी के निमंत्रण पर अखिलेश ने सियासी अटैक किया है। अखिलेश यादव का दावा है कि महाकुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, बल्कि लोग खुद शामिल होते हैं। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ यूपी सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके सहारे योगी देश और दुनिया के 50 करोड़ लोगों तक यूपी में धार्मिक टूरिज्म की संभावनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए महाकुंभ पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जब नगर विकास मंत्री इनके चाचा जी थे तब महाराज क्या परिस्थिति थी, हमें सब कुछ इस मेले की एक बात याद है। लेकिन आज
पूर्व मुख्यमंत्री जी को मेरी चिंता है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप जरूर आइए। कम से कम एक बार आपको अपनी सरकार का और इस सरकार में हुई व्यवस्थाओं का सही अंदाजा लग जाएगा। कुंभ पर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, कांग्रेस ने भी उसी को दोहराते हुए कहा कि कुंभ के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत। कुंभ के आमंत्रण को लेकर के सरकार को कोई भी भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। नीचे से लेके ऊपर तक सभी को निमंत्रण जाना चाहिए और निमंत्रण तो कुंभ का वैसे भी देवताओं की तरफ से जाता है और देवताओं की तरफ से ये कुंभ का निमंत्रण सभी लोगों को पहुंच चुका है। अब महाकुंभ के लिए योगी की प्लानिंग समझिए। कुंभ की शुरुआत से काफी समय पहले से ही योगी सरकार ने देश के 140 करोड़ लोगों को आमंत्रण देने की तैयारी की थी। दिसंबर के पहले हफ्ते से यूपी के मिनिस्टर हर राज्य में जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की सरकार, हर प्रदेश में कुंभ का न्योता दे रहे हैं। यूपी सरकार ने कुंभ के जरिए अपनी ब्रांडिंग की तैयारी की है। असल में उत्तर प्रदेश के लिए धार्मिक टूरिज्म सबसे फायदेमंद रहा है। बीते 7 सालों में यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 200 करोड़ रही। इसमें 1 करोड़ 26 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। टूरिज्म विभाग के मुताबिक 2022 में ही 32 करोड़ लोग यूपी आए और 2024 के पहले 6 महीनों में ही 32 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद सिर्फ 6 महीने में ही 11 करोड़ श्रद्धालु आए, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पिछले 6 महीने में 4.5 करोड़ से ज्यादा भक्त आए हैं। यह आंकड़ा पहले से ही करोड़ों में है। अभी कुंभ के बाद यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे प्रयागराज समेत पूरे यूपी की जनता और सरकार दोनों को फायदा होगा। योगी सरकार पार्टी से ऊपर उठकर सबको निमंत्रण दे रही है, पर अखिलेश को इसमें भी राजनीति दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस फोर्स अपने एक खास मिशन पर लगी हुई है। ये मिशन है लाउड स्पीकर। तेज आवाज में बजाए जा रहे लाउड स्पीकर उखाड़ फेंकना योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में शामिल है। यूपी पुलिस इसी एजेंडे को पूरा कर रही है और आज फिरोजाबाद के कई धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर उखाड़ दिए गए। योगी ने अगर अधिकारियों से कहा है कि निर्देशों का पालन करना है तो करना है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई ढिलाई नहीं है, कोई माफी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अगर कह दिया है कि लाउड स्पीकर हटने हैं तो हटने हैं, फिर चाहे कोई मचान हो या फिर कोई धर्म स्थान। फिरोजाबाद में एक मस्जिद से हटाए जा रहे लाउड स्पीकर की ये तस्वीरें योगी के आदेशों के पालन की वीडियोग्राफी समझ लीजिए। लाउड स्पीकर हटाने में लगे पुलिसकर्मी यूपी के सीएम के आदेशों का पालन कर रहे हैं। फिरोजाबाद में 6 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। इस दौरान धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। पुलिस को पिछले काफी समय से फिरोजाबाद में लाउड स्पीकर की कान फोड़ू आवाजों की शिकायत मिल रही थी। पुलिस के पास पहले से ही सीएम योगी के आदेश भी थे। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाने को लेकर सीएम योगी ने इसी महीने सख्त निर्देश जारी किए थे। अपने ट्वीट में उन्होंने धर्मस्थलों और गीत संगीत के प्रोग्राम में तय मानकों से ज्यादा आवाज न होने देने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे कि जहां स्थिति ठीक न हो वहां तत्काल लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। यूपी पुलिस ने फिरोजाबाद में उसी आदेश का पालन किया। तेज आवाज की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया। ये शासन स्तर से निर्देश आए हैं कि धार्मिक स्थल पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो तेज गति से बज रहे हैं वहाँ आवाज़ धीमी कराई जाए ताकि आसपास के मोहल्लों में लोगों को कोई असुविधा ना हो। उसी क्रम में ये अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज भी हम लोग उसी अभियान के तहत निकले हैं और सभी धार्मिक गुरु हैं उनसे वार्ता करके इसमें कुछ जगहों पे हम लोगों ने आवाज़ भी धीमी कराई है और कुछ लाउड स्पीकर भी उतरवाए हैं। ये अभियान लगातार शासन के निर्देश के क्रम में ये जारी है। पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम वर्ष 2000 के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2005 में अपने एक फैसले में कहा था कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। उसने ये भी साफ किया था कि लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना भले ही अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, लेकिन ये किसी अन्य के जीवन जीने के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले सभी उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है। फिरोजाबाद में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर सिर्फ हटाए नहीं गए हैं,
बल्कि कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज भी कम करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। फिरोजाबाद से प्रेमेंद्र कुमार, जी मीडिया। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए देश के सबसे बड़े रक्षक मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय सुरक्षा की एलीट फोर्स को महाकुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। भारत के ये सुपर कमांडो अब महाकुंभ के खतरे का सामना करेंगे। महाकुंभ में तैनात हो गए हैं देश के सुपर कमांडो रक्षक। जिन कमांडोज का नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकियों की सांस अटक जाती है, उन्हें महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचने वाले हैं। उनकी सुरक्षा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए महाकुंभ की सुरक्षा के लिए NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती कर दी गई है। पिछले कुछ समय से आतंकी महाकुंभ में हमले की ताक में बैठे हुए हैं। इसीलिए आतंकियों के लिए यमदूत कहे जाने वाले NSG कमांडोज को संगम तट पर उतार दिया गया है। कुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। NSG कमांडो अब यहां पर लैंड करने लगी है। ये आप देखिए तैयारियां, जहां भी VIPs आएंगे वहां NSG कमांडो आ रही है, मौके पे मुआयना कर रही है और यहां से जा रही है। जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको NSG कमांडो ही कमांडो नजर आएंगे। ये सबसे पावरफुल, सबसे तेज तर्रार और सबसे ज्यादा हर एक परिस्थिति में काम करने के लिए दक्ष होते हैं। ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो NSG कमांडो की हैं। तो NSG कमांडो अब प्रयागराज में आ गए और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं संभालने में जुट गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो सकते हैं, जहाँ जहाँ VVIPs आएंगे वहाँ NSG कमांडो जा रहे हैं। चाहे त्रिवेणी घाट हो या फिर लेटे हुए हनुमान मंदिर के आसपास वाला एरिया हो, हर जगह NSG कमांडो जा रहे हैं। ये कई गाड़ियां, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एक गाड़ियों में NSG कमांडो भरकर ये जाते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन विक्रम शोमबंसी ये तस्वीरें दिखा रहे थे। महाकुंभ में पहुंच चुके NSG कमांडो जल, थल और नभ हर तरफ से एक सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति महाकुंभ के आयोजन में खलल न डाल सके। NSG कमांडोज पूरे महाकुंभ क्षेत्र में घूमते दिखेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना टाली जा सके। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर के तमाम जो ज़रूरी एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हमारे पास साथ में जल पुलिस के रजनीश जी हैं। सर, आप किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा को लेकर के जो ज़रूरी एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं, खास करके जल पुलिस के? देखिए, हम लोग जो कुंभ के पिलग्रिम मूवमेंट है, जो क्राउड की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ह्यूज नंबर में है, जैसा कि हम सभी इससे विदित हैं। तो उस हिसाब से हम लोग एक एक जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर चैलेंजेस हो सकते हैं हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, लगातार प्लग कर रहे हैं और उसके हिसाब से मूवमेंट और प्रॉपर स्नान और सुरक्षित घर वापसी प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए NSG की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मूवमेंट कर रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। NSG के जो कमांडोज हैं, NSG की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये किला घाट है, अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। तमाम VVIPs जो होते हैं यहीं पर उनका मूवमेंट होता है, तो वो यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। उनकी जो तस्वीरें हैं, NSG जवानों को आम भाषा में ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। दरअसल ये कमांडोज काले कपड़ों में होते हैं। NSG देश की सबसे शक्तिशाली एलीट फोर्सेस में से एक है। NSG को एंटी टेरर ऑपरेशन में महारत हासिल है। ये हर तरह के मौसम और हर तरह के माहौल में दुश्मन से लड़ने के काबिल होते हैं। NSG की खासियत ये है कि इसका एक जवान कई दुश्मनों से लड़ने में माहिर होता है। ये कई तरह के मिशन करते हैं, जैसे आतंकियों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन, आतंकियों के कब्जे में फंसे लोगों को बचाना, दुश्मन देशों में सीक्रेट मिशन करना या फिर सर्जिकल स्ट्राइक। वर्ष 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले में NSG ने ही आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद 26/11 आतंकी हमले में भी NSG कमांडोज ने कसाब एंड टीम को ठिकाने लगाया था। 2016 में पठानकोट आतंकी हमले के बाद NSG कमांडोज ने ही पलटवार किया था। NSG आतंकियों के खिलाफ सबसे खास हथियारों के साथ तैनात रहती है। NSG कमांडोज के पास ग्लॉक 17 पिस्टल, SIG SG551 असॉल्ट राइफल, बरेटा AR-7090 असॉल्ट राइफल, फ्रांची SPS-15 शॉटगन, M249 लाइट मशीन गन, हेकलर एंड कोच स्नाइपर राइफल, टेवोर बुलपअप राइफल, बेरेट स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कोच सब मशीन गन, SIG सब मशीन गन,
ग्लॉक के खंजर, कॉर्नर शॉटगन होते हैं। इसके अलावा ब्लैक हॉर्नेट नैनो मिलिट्री ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन भी रहते हैं। ये सभी हथियार एक एनएसजी कमांडो को आतंकियों और दुश्मन देशों के लिए बुरा सपना बना देती है। अब इन्हीं जाबाजों के हवाले महाकुंभ की सुरक्षा भी है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा और मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैदानी इलाकों में अचानक से शुरू हुई सर्द हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही हैं। आप सोचिए पहाड़ों पर क्या हाल होगा। -9 डिग्री तक तापमान जा चुका है और हालात खराब हैं। बर्फबारी इतनी भयानक हो रही है कि नया साल मनाने की उम्मीद में गए सैलानी न मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं और न वापस लौट पा रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम अपने चरम पर पहुंच रहा है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश के पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है कि सड़क और घरों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। पहाड़ों पर खूबसूरत नजारों के साथ नया साल मनाने वाले गाड़ियों में और बर्फबारी में फंसे हुए दिखते हैं। बर्फबारी में गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वजह से सैकड़ों पर्यटक जहां तहां रास्ते में ही फंसे हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे सूखी टॉप से गंगोत्री तक बंद करना पड़ा है। बर्फबारी की वजह से यमुनोत्री हाईवे फूलचट्टी से खरसाली तक बंद हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें गंगोत्री हाईवे खोलने में जुटी हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। स्नो कटर की मदद से बर्फ हटाई जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी लोग यहां से निकल सकें। बीआरओ की टीम रस्सियों के जरिए बर्फ और कीचड़ में फंसी गाड़ियों को भी खींचकर निकाल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के अर्चील और धारली में करीब 200 से 300 पर्यटक फंसे हुए हैं। सड़क जो है उधर मनाली से सोलांग वैली की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी इस वक्त भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों को ब्लैक स्पॉट वाले इलाकों से ज्यादा दिक्कत आ रही है। दरअसल सड़क पर जम चुकी काली बर्फ बड़ी मुसीबत बन रही है। इसकी वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़े खड़े ही फिसल रही, जिसकी वजह से दुर्घटना के चांसेस बढ़ गए। मनाली में ट्रैफिक जाम भी एक बड़ी समस्या बन गई। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड की वजह से हालात खराब हुए। पहाड़ी से मलबा एक टैक्सी पर गिरा, जिससे 3 लोग घायल हो गए। हादसे में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मनाली में तापमान -9 डिग्री के आसपास है। एक तरफ जानलेवा ठंड और दूसरी तरफ बर्फबारी से ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों की मौज मस्ती की हवा निकाल दी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से अटल टनल में आवाजाही पर असर पड़ा है। अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं। यहां भी धीरे धीरे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। करगिल में भारी बर्फबारी के बाद जो जिला पास के रास्ते आवाजाही ठप है। जो जिला पास पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंडोह में ताजा बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम पर पिछले कुछ दिनों खूब उछल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अफगान सेना से ही निपट नहीं पा रहा। अफगानी सेना पाकिस्तान में घुसकर उसके कुछ आर्मी चेकपोस्ट उन लोगों ने उड़ा दिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से हवाई हमले का बदला ले रहा है और अब वो पाकिस्तान की जमीन कब्जाने के प्लान में लगा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सेना का कहर टूट रहा है। भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तान की अफगान सैनिकों ने हवा टाइट कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में अफगानी सेना ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सीमा से लगती कई चेकपोस्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं
उसमें दावा किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे जा चुके हैं। तालिबान ये भी दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, अफगान सेना पाकिस्तानी सीमा में घुसती चली आ रही है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तालिबान की प्लानिंग अब केवल हमले तक सीमित नहीं है। तालिबान अब पाकिस्तान की कुछ जमीन को अपने कब्जे में लेने के इरादे से बड़े हमले करने लगा है। पिछले कई वर्षों से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। टीटीपी पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहा था, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के अफगानिस्तान वाले ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान के हवाई हमले में 50 से ज़्यादा अफगानी लोग मारे गए। तालिबान ने इस हवाई हमले को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताकर हमले की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। महज 3 दिन के अंदर ही अफगान सैनिक पाकिस्तानी सीमा पर पहुंच गए और घुसकर तांडव मचा दिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन पार करने की बात तो मान ली, लेकिन इस इलाके को पाकिस्तान का क्षेत्र मानने से मना कर दिया। यानी अफगानिस्तान अब पाकिस्तानी ज़मीन को कब्जा करने के मूड में है। ब्रिटिश राज के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान सरकार ने इस लाइन को मान्यता नहीं दी। तभी से इस क्षेत्र को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में पुलिस प्रशासन का आज बुलडोजर एक्शन दिखा। असल में नगर निगम के कर्मचारियों को कुछ ठेले वालों ने पीट दिया, क्योंकि नगर निगम ने ठेलों से कूड़ा उठाने के खिलाफ अभियान चला रखा है। तो इन्हें मना करने पर लाठी डंडों से नगर निगम के कर्मचारियों के साथ इन्होंने मारपीट की, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। इन ठेले वालों को लेकर लखनऊ की मेयर का कहना है कि ये बांग्लादेशी हैं, शहर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं, लेकिन योगी राज में ये नहीं चलेगा। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। नगर निगम की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की। इन स्थानीय लोगों के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं। नतीजा हुआ कि पुलिस बलों की मौजूदगी में मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया। इलाके में बने अवैध निर्माण को हटाया। योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा और अवैध झुग्गियों को हटा दिया गया। प्रियदर्शनी वार्ड है, वहीं पर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर रहते थे जो झुग्गी झोपड़ियों में, ये लोग प्राइवेट तरीके से कूड़ा उठाने का काम करते थे। इसके अलावा नगर निगम की टीम जो थी वो भी कूड़ा उठाने का काम करती, जिस एजेंसी को दिया गया था। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई और जो झुग्गी झोपड़ी वालों हैं इन्होंने जमकर पीटा है जो नगर निगम की टीम थी उनको, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची है। मेयर सुषमा खरकवाल यहाँ पहुंचे और साथ ही नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं इंद्रजीत सिंह वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तभी दोनों तरफ से मारपीट हो रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ा? असल में जब नगर निगम की टीम ने उन लोगों से जो ठेलिया से कूड़ा उठाते हैं रोका, क्योंकि लखनऊ में एक ठेलिया से कूड़ा उठाने पर बैन है, तो वो भड़क गए, मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने कर्मचारियों को पीट दिया। आरोप है कि जिन लोगों को पीटा गया उनमें महिला कर्मचारी भी शामिल है। ये बांग्लादेशी थे जो ठेलिया चलाते हैं यहाँ पे, और शहर को बदसूरत बना रखा है। तो नगर निगम ने अभियान चलाया है कि शहर में ठेलिया ना जाए, डोर टू डोर जो कूड़ा हो गाड़ी से लिया जाए। तो ये ठेलिया जब वो पकड़ने लगे तो इन पे 200-250 लोगों ने हमला कर दिया। मेरी एसएफआई थी, 2 महिलाएं अधिकारी थी, उनके साथ 4-5 पुरुष थे जो कर्मचारी थे। जब हमला हुआ उस पर तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए महिला के, और चोट भी लगी है। इसके बाद नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी इंदिरा नगर थाने पहुंच गए। झड़प की खबर मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल थाने पर पहुंच गई। उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। खाली जेसीबी मंगवाइए आप। हमारे अधिकारी को मारेंगे। मंगाइए जेसीबी। और वो भी महिला अधिकारी को। साल भर से क्या कर रहे थे? साल भर से क्या कर रहे थे? क्या करवा दोगे?
मेयर गुस्से में दिखी, इलाके का पूरा मुआयना किया, चोरी से जलाई जा रही बिजली का कनेक्शन खंभों से कटवाया और साफ लहजे में कहा कि जिन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है वो बांग्लादेशी हैं जो लखनऊ में कूड़ा फैला रहे हैं। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की है, तो कुछ लोग चिन्हित हो गए हैं, पुलिस ने उनको अभी कस्टडी में लिया भी है और जो कर्मचारी थे उनसे पूछताछ करके उनसे पहचान करके और FIR भी दर्ज हो गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर लखनऊ में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि योगी राज के नाक के नीचे बांग्लादेशी घुसपैठिए आए कहां से। और उससे भी बड़ा सवाल कि जब ये झुग्गी झोपड़ी बना रहे थे, बस रहे थे, उस वक्त पुलिस प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय रेल के पहले केबल ब्रिज का लोड टेस्ट लिया गया। जम्मू कश्मीर के अंजी सेक्शन केबल ब्रिज यहां पर तैयार किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि ब्रिज पर एक मालगाड़ी रुकी हुई है और यह ब्रिज करीब 479 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। केबल से सहारा देने के लिए इस ब्रिज का एक खंभा 193 मीटर ऊंचा बनाया गया है। अनुमान के मुताबिक इसकी ऊंचाई को जरा आप समझिए। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई सिर्फ 182 मीटर है, जबकि इस ब्रिज का खंभा उससे भी 11 मीटर और ऊंचा है। यह ऊंचाई इसलिए दी गई क्योंकि एक ही खंभे से लोहे के मोटे मोटे केबल लगाकर पूरे ब्रिज को सहारा दिया गया है। इस ब्रिज का लोड टेस्ट लेने के लिए 32 डिब्बों वाली मालगाड़ी को पत्थरों से भरकर लाया गया। इसके बाद 57 डंपर ट्रक को इस ब्रिज पर खड़ा किया गया। इसमें हर एक डंपर का वजन 9 टन था, यानी सिर्फ डंपरों का वजन ही 513 टन था। असल में किसी भी ब्रिज का यह टेस्ट यह देखने के लिए लिया जाता है कि यह आखिर कितना वजन उठा सकता है। किसी भी आपातकाल में एक ब्रिज पर उसकी क्षमता के मुताबिक जितना वजन लादा जा सकता है उतना ही इस ब्रिज पर रखा गया, ताकि यह तय हो जाए कि यह पुल इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है या अभी तैयार नहीं है। और नया साल आने से ठीक पहले इसरो का न्यू ईयर गिफ्ट आ रहा है। इसरो वो काम करने जा रहा है जो उसने आज तक कभी नहीं किया। अब से करीब 25 घंटे के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़ने की तैयारी की है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे रेलवे के 2 डिब्बे जोड़े जाते हैं। कल रात अंतरिक्ष में इसरो अपना मिशन लॉन्च करने जा रहा है। रात 9:58 पर लॉन्च होगा स्पाडेक्स सैटेलाइट। पहली बार 2 अलग अलग सैटेलाइट को जोड़ा जाएगा और 2 सैटेलाइट को जोड़ने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन जाएगा। इससे चंद्रयान गगनयान मिशन में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान से मिट्टी के सैंपल वापस लाने के लिए भारत को अंतरिक्ष में ऐसा ही करना पड़ेगा। तब चंद्रमा की सतह से एक सैटेलाइट मिट्टी के सैंपल लेकर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ेगा और अंतरिक्ष में पहले से मौजूद रॉकेट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोनों सैटेलाइट वापस धरती पर पहुंच जाएंगे। तो इसरो ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। 2 सैटेलाइट को एक साथ जोड़ेगा और वो भी जो ये काम होगा ये अंतरिक्ष में होगा और ये जबरदस्त काम कल ही होने जा रहा है। इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।